यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2, जो हमारा पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट का है, उसके यूनिट को स्टार्ट। तो पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट के अंदर भी जैसे पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर 10 यूनिट है, वैसे पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर टोटल मिला के 10 यूनिट्स है। 10 अलग अलग यूनिट है, उनके अंदर कुछ कंटेंट है जो अपने को जो है वो एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 1 जो स्टार्ट करेंगे। टोटल मिला के ये आपका मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, ओके, इसका सिलेबस मैंने डाउनलोड किया, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। तो इसके अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 1 है, ओके, तो उसके अंदर टोटल मिला के 14 टॉपिक्स है। 14 इसके अंदर जो है वो टॉपिक है। उन 14 टॉपिक को हम लोगों ने जो है वो 10 चैप्टर्स जो है वो उसके बनाए। इसके अंदर बेसिकली जो टॉपिक्स है वो रिलेटेड है 3 टॉपिक, मतलब इसके अंदर जो बेसिकली जो 14 जो टॉपिक्स है वो 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक तो है जी आपका मैनेजमेंट, जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो है। एक है जी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के और कुछ आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, इलास्टिसिटी और फोरकास्टिंग, और मार्केट स्ट्रक्चर इसके अंदर, जिसके अंदर मार्केट का क्लासिफिकेशन और आपका जो प्राइस डिटरमिनेशन, ये टॉपिक है। वही बात करूंगा अगर मैक्रो का, तो मैक्रो के अंदर आपका नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट, उसके टाइप और उसका मेजरमेंट। और दूसरा आपका है इन्फ्लेशन का टॉपिक, जिसमें इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स है और इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये। इसके अलावा जो एक मैनेजमेंट टॉपिक है, मैनेजमेंट के अंदर आपका मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, थ्योरीज, ये सब है। प्लस में मैनेजमेंट के फंक्शन है। प्लस में एक टॉपिक है कम्युनिकेशन का, एक है आपका डिसीजन मेकिंग, एक है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक है आपका बिजनेस एथिक्स एंड डिलेमा का। तो टोटल मिला के अगर बात करें कि ये जो 14 जो टॉपिक्स हैं आपके, इन 14 टॉपिक को हम लोगों ने जो है अपने स्टडी मटेरियल के अंदर जो है टोटल मिला के 10 चैप्टर्स जो है बनाए हैं। ये अपनी लगभग कोई 170 लगभग 180 पेजेस की जो है ये बुक हमने बनाई थी यूनिट नंबर 1 की। ओके, तो यूनिट 1 की जो बुक है हमारी, उसके अंदर टोटल मिला के चैप्टर जो है वो कितने हैं जी आपके? 10 चैप्टर है। इन 10 चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा यूनिट 1 जो है वो हम लोगों ने समराइज कर दिया है। ओके, हाँ जी सर। तो आज हम लोग जो है इस यूनिट नंबर 1 को, जो यूनिट 1 है जिसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इस यूनिट को आज की क्लास में हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स की टॉपिक अलग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की टॉपिक अलग है और मैनेजमेंट के टॉपिक जो है वो अलग है। तो हम लोग पहले आइसोलेटेड टॉपिक से जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो पहले छोटा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मैक्रो से। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके 2 टॉपिक इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। एक टॉपिक जो है वो तो है आपका इन्फ्लेशन का, और एक टॉपिक जो है वो है जी आपका किसका? नेशनल इनकम का। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन का टॉपिक। टोटल मिला के 2 लेक्चर हम लोग जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर लगाने वाले हैं। 2 लेक्चर में पूरा का पूरा इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरा पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप कौन कौन से है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हमने अपना जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर एक नई चीज जो है वो इंट्रोड्यूस करी है, वो है ये कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने पूरी यूनिट आपको पढ़ाई, अब पूरी यूनिट पढ़ा के इस पूरी यूनिट की एक अकेली क्लास में बनाते हैं रिवीजन वीडियो। लेकिन अब की बार मैं क्या करूंगा, वो जो रिवीजन वीडियो पूरे सब्जेक्ट की वो तो मैं बनाऊंगा, साथ में हर चैप्टर की इंडिविजुअल रिवीजन वीडियो भी मैं आपको साथ साथ बना के दूंगा कि कल को जब आपने ये चैप्टर कर लिया, अब आप उसको रिवाइज करने बैठेंगे, तो जब आप रिवाइज करें, ओके, आपको सिंगल चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो पूरी वीडियो ना लगाकर आप ओनली रिवीजन वीडियो लगाइए। 10 मिनट की 15 मिनट की रिवीजन वीडियो होगी, उसके अंदर पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका एक बार गो थ्रू हो जाएगा। तो इससे आपको मदद ये मिलेगी कि रिवीजन के लिए आपको अलग से टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, साथ के साथ ही आपकी सारी रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, हाँ जी सर। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। टोटल मिला के इसमें आपको मैंने बताया जैसे 10 यूनिट है, 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक में से आज हम पहला टॉपिक नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करें, जिसका नाम जो है वो है क्या? इन्फ्लेशन। ओके, हाँ जी, चलो शुरुआत करते हैं हमारे इन्फ्लेशन से। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी एनटीए नेट मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कोड नंबर 17 है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर 10 की 10 यूनिट्स के, पेपर नंबर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2। प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी के अंदर। बुक्स है हमारी प्रॉपर, ये स्टडी मटेरियल जो है ये आपको मिलेगा 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2 की, प्लस में रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियो, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर फोन करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके,
हाँ जी सर, चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम जो है वो है क्या, इन्फ्लेशन। अगर मैं बात करूंगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, अब ये मुद्रास्फीति बेसिकली है क्या, ठीक है, ये इन्फ्लेशन जो है वो क्या होता है। देखिए कीमतों का बढ़ना, मतलब जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जो कंट्री के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, ओके, तो अपनी कंट्री के अंदर कोई गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ या गुड्स या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की गई, तो बेसिकली उनका एक प्राइस होता है, उनका एक जो है वो अंकित मूल्य होगा। जब उस प्राइस के अंदर लगातार क्या हो, वृद्धि हो रही हो, जब प्राइस है लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जब परसिस्टेंट वे के अंदर लगातार कंटिन्यूसली जो प्राइस है इंक्रीज होता रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्फ्लेशन। ध्यान से समझिएगा, अगर आज किसी कोई गुड्स है उसका रेट है 100 रुपए, कल वो होगी 120 की, परसों होगी 130 की, तरसों होगी 140 की, और उससे नेक्स्ट डे होगी वो 103 रुपए की, उससे नेक्स्ट डे होगी वो 80 रुपए की, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि बढ़ना घटना, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब लगातार रेट जो है वो क्या होते रहे, बढ़ते रहे, लगातार बढ़ते रहे, परसिस्टेंट वे में कंसिस्टेंटली जब रेट जो है वो लगातार क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्फ्लेशन। कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, या सीजनल वेरिएशन की वजह से बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, दिस इज नोन एज द फ्लक्चुएशन। उसको बोलते हैं कि प्राइसेस में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइस लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, या हिंदी में बोलते हैं उसको क्या, मुद्रास्फीति। ओके, हाँ जी, थोड़ा सा पढ़ते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन इज द रेट, इन्फ्लेशन एक रेट है किसका, इंक्रीज, इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब इंक्रीज इन प्राइस होता है, लगातार कीमतें जो है वो क्या होती है, बढ़ती है ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्फ्लेशन। ए जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन द परचेसिंग वैल्यू ऑफ मनी। और देखिए जब कभी भी इन्फ्लेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जब कीमत जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, तो इंसान की जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों, मान लीजिए आपके पास पहले 500 रुपए थे, ठीक है, और आप इसको दो चीजों पे खर्च करते थे, एक थी 50 रुपए की और एक थी 100 रुपए की। ओके, अब आप ये 50 वाली की तो जो है वो 6 यूनिट्स लेते थे, मान लो 300 रुपए आप इसके ऊपर खर्च करते थे और इसके ऊपर आप 200 रुपए खर्च करते थे, तो इसकी मिलती थी आपको कितने यूनिट, 2 यूनिट। ओके, हाँ जी, अब कल को अगर ये 50 रुपए वाली जो सामान था इसका रेट अगर बढ़ गया और रेट बढ़ के जो है वो हो गया मान लीजिए 100 रुपए, तो आप बताइए अब आप इसको जो है कितना ले सकते हो, सर हम तो इस पर 300 ही खर्च करेंगे और 100 रुपए की एक है, तो हम मैक्सिमम इसको जो है कितना ले सकते हैं, 3, तो आप 3 यूनिट्स जो है इसकी परचेस कर सकते हो ना। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो परचेसिंग पावर है, मतलब पैसा आज भी आपके पास वही है, 300 रुपए है जो आप यूनिट नंबर 1 पे लगाना चाह रहे हो, लेकिन उस पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन की वजह से कीमतें जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, और इंसान की जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, हाँ जी सर, चलो अब देखते हैं इन्फ्लेशन क्या, डिक्शनरी मीनिंग जो है इन्फ्लेशन का वो क्या है, इट इज द एक्सपेंशन होना या एन एक्ट ऑफ इन्फ्लेटिंग। व्हेन ए ब्लैडर ऑफ द फुटबॉल इज फिल्ड विद एयर इट इज इन्फ्लेटेड। जब आप फुटबॉल के अंदर हवा भर देते तो हम बोलते हैं कि फुटबॉल जो है वो क्या हो गई, इन्फ्लेटेड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्राइस, जबकि अगर कीमतों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब जो है वो क्या, लगातार, क्या हो ना, लगातार। जब लगातार राइज इन जनरल प्राइस लेवल होता है, मतलब लगातार जो है जब कीमतें जनरल प्राइस लेवल जो है वो लगातार क्या होते रहे, बढ़ते रहे, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इन्फ्लेशन। क्या बोलते हो, इन्फ्लेशन। तो बताइए जल्दी से, बड़ी सा मीनिंग इन्फ्लेशन, कभी बढ़ना कभी घटना इन्फ्लेशन है, नो सर, दिस इज नोन एज द फ्लक्चुएशन, दिस इज नॉट द इन्फ्लेशन। द इन्फ्लेशन का एक्चुअल जो मीनिंग है डेट इज कि जब लगातार परसिस्टेंटली जो प्राइसेस हैं जब लोग लगातार क्या होते रहे, बढ़ते रहे, दिस इज नोन एज द इन्फ्लेशन। ठीक है, कुछ एक डेफिनेशन मैंने कई सारी दी है, यहां पे 2 डेफिनेशन आपको पढ़ा देता हूं। इन्फ्लेशन जो है वो क्या, द वर्ड इन्फ्लेशन इन द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेंस रेफर टू एन इंक्रीज, क्या होना, इंक्रीज होना किसमें, जनरल प्राइस लेवल में। जनरल जो प्राइस लेवल है उसके अंदर क्या होना, इंक्रीज होना, विच इज सस्टेन्ड एंड नॉन सीजनेबल, जो सस्टेन्ड है मतलब लंबे समय तक है, लंबे समय से प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, एंड नॉन सीजनेबल, और सीजनेबल नहीं है, सीजनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में रेट बढ़ गए गर्मियों में रेट कम हो गए, उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलोगे। जब सर्दी में भी रेट बढ़ रहे हैं, गर्मियों में भी लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्फ्लेशन। आइए इसके बाद एक और सैमुअलसन ने भी जो है वो इन्फ्लेशन को डिफाइन किया, उन्होंने बोला बाय इन्फ्लेशन वी मीन ए टाइम ऑफ जनरली राइजिंग प्राइस। इन्फ्लेशन का मतलब है ए टाइम, वक्त ऑफ जनरली राइजिंग प्राइस, जब प्राइस जो है लगातार बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इन्फ्लेशन। ओके, हाँ जी,
चलो जी, ये तो हो गया डेफिनेशन। तो आई होप कि आपको इन्फ्लेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब लगातार परसिस्टेंट वे के अंदर जो है कीमतें आपकी लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्फ्लेशन। ठीक है जी। अब यहां पे आइए, हम पढ़ेंगे इसके थोड़े से टाइप के बारे में। चलो टाइप पढ़ते हैं। टाइप, सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल के बेस पर जो है इन्फ्लेशन आपका दो तरीके का होता है। एक तो होता है ओपन इन्फ्लेशन और एक होता है कौन सा, क्लोज। ओपन कौन सा होता है, जब लगातार कीमतें जो है वो क्या हो रही है, इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में सामान के जो रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट उसको जो है रोकने का कोई भी उपाय नहीं दे रही है, मतलब गवर्नमेंट बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो ऐसे इन्फ्लेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, ओपन इन्फ्लेशन। तो ओपन इन्फ्लेशन जो है पहला जो टाइप आया आपका ओपन इन्फ्लेशन, ये क्या है, इट रेफर टू ए सिचुएशन, ये कैसी सिचुएशन है, इन विच, जिसमें नो स्टेप्स आर टेकन टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाए गए कीमतों को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, तो उसको बोलेंगे आप लोग क्या, ओपन इन्फ्लेशन। तो जल्दी से बताइए ओपन इन्फ्लेशन, पेपर में अगर आ गया कि ओपन इन्फ्लेशन मैचिंग करो तो क्या है सर, ओपन इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसके अंदर लगातार इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओपन इन्फ्लेशन। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, open inflation is the process in which prices are allowed to rise without any attempt the part of the government to control them, demand and supply condition. Under open inflation goods are distributed through price mechanism, मतलब गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसकी बेस पर है, प्राइस मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन ये आ गया कि सर ये प्राइस मैकेनिज्म क्या, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई के बेस पर आप लोग जो है वो क्या करते हो, रेट डिसाइड करते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओपन, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओपन इन्फ्लेशन। तो जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इन्फ्लेशन। सर ओपन इन्फ्लेशन का मतलब है जब लगातार अर्थव्यवस्था के अंदर रेट जो है वो लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है उसको रोकने का कोई भी उपाय नहीं किया गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओपन इन्फ्लेशन। खत्म, आ गया ये। इसके बाद सेकंड जो है वो है कौन सा, सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अगर बात करूंगा सुप्रेस का, सुप्रेस का मतलब क्या होता है, दबा हुआ। इसके अंदर गवर्नमेंट रेट लगातार जो है वो क्या हो रहा है, इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लग गई, और गवर्नमेंट ये बोल रही है नहीं हम रेट नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए प्राइसेस लगातार बढ़ेंगे तो जो आम इंसान है, जो गरीब तबके का जो इंसान है, तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए जो है जो जनरली उसको सर्वाइवल के लिए जो गुड्स चाहिए वो भी उसको नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है बीच में इंटरफेयर करती है, ठीक है, और इंडस्ट्री के ऊपर कुछ कंट्रोल करती है, इंडस्ट्री के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाती है ताकि कीमतें जो है वो ना बढ़े। तो जब लगातार अर्थव्यवस्था में कीमत बढ़ रही है और गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करती है, क्या करने के लिए, उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओके, चलो पढ़ते हैं। मतलब ओपन में तो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया, सुप्रेस के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। पढ़ते हैं। Suppressed inflation refer to a situation in which rising prices are checked by administrative measure। जब प्राइसेस लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, राइजिंग प्राइसेस आर चेक्ड बाय, चेक का मतलब कंट्रोल किया जाएगा, इनके ऊपर रोकथाम किया जाएगा बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, लाइक राशनिंग कर देंगे, प्राइस कंट्रोल एक्सेट्रा बाय दी गवर्नमेंट। मतलब जब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कीमत जो लगातार बढ़ती जा रही है उनको रोकने का काम करती है। दस प्राइसेस आर चेक्ड फ्रॉम, प्राइसेस को चेक किया जाएगा, मतलब उनके ऊपर रोकथाम किया जाएगा, फ्रॉम राइजिंग इन द प्रेजेंट बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट आज जो है उनके ऊपर क्या करेगी, रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, बट एज द कंट्रोल लिफ्टेड इन फ्यूचर प्राइस बिगिंस टू राइड रैपिडली। अब ये एक बहुत बड़ा पंगा होता है सप्रेस में, आपको मैं समझाता हूं। सप्रेस इन्फ्लेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, समझना ध्यान से। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं खाली वो देख लूं एक बार। समझना एक बार। आज मान लीजिए रेट जो है वो लगातार बढ़ रहे थे, ठीक है, रेट जो है वो लगातार आज की बात करता हूं, और रेट जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन लगातार जो है वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ओके, तो गवर्नमेंट आई बीच में और गवर्नमेंट ने इसके अंदर इंटरफेयर किया, और गवर्नमेंट बोली कि हम तो ऐसा नहीं होने देंगे, और गवर्नमेंट ने जो है वो ट्रेडर के ऊपर चेक लगा दिया, और गवर्नमेंट बोली रेट मत बढ़ा रहा भाई। मान लो कोई सामान है, जैसे ट्रेडर, अगर मैं बात करता हूं, शुगर जो है वो आज बिक रही थी 30 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है, और इसके रेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं। ये कभी 30 रुपए किलो थी और अब फिर ये 35 हुई, 35 से फिर ये 40 हो गई, और आज ये जो है वो कितनी हो गई, 50 हो गई है। तो आज की डेट में जो शुगर बिक रही है वो कितने में बिक रही है, 50 में। अब 50 में शुगर बिक रहा है, शुगर जो वो क्या नेसेसिटी की आइटम है, तो यहां पे जो है आम इंसान त्राही त्राही करने लगा। बीच में इलेक्शन आ गए तो गवर्नमेंट बोली अगर भैया रेट कम नहीं किए तो हम तो इलेक्शन हार जाएंगे,
है ना। तो मुद्दा तो होता ही महंगाई भी जी। तो गवर्नमेंट बोली भाई इसको क्या करो, महंगाई के ऊपर रोक लगाओ। अब महंगाई पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो ट्रेडर को बोला, अब बोले ये तुम जो शुगर के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हो, चलो इसको कम करो। अब इसको क्या करो, कम करो। तो गवर्नमेंट ने आज जो है इनके ऊपर क्या लगा दिया, चेक लगा दिया और ये बोलते हैं कि आज इसको कम कर दो, बाद में देखेंगे जब महंगाई कम हो जाएगी ना तो उसके बाद आप इसको चाहे देख लेना। अब यहां पे पंगा सबसे बड़ा क्या होता है, जब गवर्नमेंट ट्रेडर्स के ऊपर चेक लगाएगी या इनको कंट्रोल करेगी तो आज तो जो रेट है ये थोड़ा कम कर लेंगे, लेकिन कल जब ये कंट्रोल जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको हटा देगी तो रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट से जो है वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है वो इश्यू रहता है कि प्रेजेंट के अंदर तो ठीक है रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर रेट बहुत ही हाई अमाउंट से जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सप्रेस इन्फ्लेशन का जो है वो क्या है, एक ड्रॉबैक। और सबसे बड़ा पंगा जो है वो क्या है, शुगर ट्रेडर को मालूम है कि आज मेरी शुगर 50 रुपए के हिसाब से बिक रही है और गवर्नमेंट अगर बोले कि तू इसको 25 में बेच, तो ट्रेडर पता क्या करेगा, इसको ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर देगा, इसकी कालाबाजारी करेगा। ओके, और इसको क्या करेगा, होल्ड कर लेगा। अगर ये इसको होल्ड करेगा, ठीक है भाई 25 की क्यों बेचूं, मेरी 50 की जब बाद में बिक जाएगी और शुगर मेरी खराब भी नहीं होगी मान लो, तो ये इसको क्या करेगा, होल्ड करेगा। गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए चेक लगा दिया, कंट्रोल लगाया, 1 साल तक ये निकालेगा ही नहीं शुगर को। और 1 साल के बाद में जब गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, इस कंट्रोल को हटाया, तो फिर वो क्या करेगा, ये जो स्टॉक उसने मेंटेन किया होता इसको निकालेगा और मार्केट में 50 के हिसाब से क्या करेगा, सेल आउट करना शुरू करेगा। तो माना सप्रेस इन्फ्लेशन के अंदर आज सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ सकती है, क्योंकि आप उन पे कंट्रोल लगाओगे, आप उनके पास चेक लगाओगे, लेकिन जब आप जिस दिन आप अपने कंट्रोल्स को क्या कर दोगे, हटा दोगे, मतलब डी कंट्रोल कर दोगे मार्केट को, तो रेट दोबारा ही बहुत ज्यादा अमाउंट से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए सप्रेस इन्फ्लेशन जो है वो कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती है। तो आइए देखते हैं सप्रेस इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली क्या है। देखें इसमें लिखा भी हुआ है स्पेशल क्या, कि प्राइसेस आर चेक फ्रॉम राइजिंग इन द प्रेजेंट, प्राइसेस के ऊपर जो है वो चेक लगाया जाता है प्रेजेंट के अंदर बाय द गवर्नमेंट, बट एज अ कंट्रोल आर लिफ्टेड, लेकिन कंट्रोल जब लिफ्ट हो जाते हैं, लिफ्ट का मतलब जब ये हटा दिए जाते हैं, इन फ्यूचर प्राइस बिगिंस टू राइज रैपिडली, तो कीमत जो है लगातार बढ़ते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द होर्सफील्ड, इन दिस सिचुएशन व्हेन पीपल एक्सपेंडिचर इज बोथ डाउन बाय कंट्रोल, देन इन्फ्लेशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द पीपल चेंज द बैंक डिपॉजिट एंड द कैश और द लार्ज होल्डिंग ऑफ द प्राइवेट वेल्थ अंडर द सप्रेस इन्फ्लेशन बिकॉज of inexperience and the corrupt official responsible for administrating the price control, rationing, black market raise its ugly head। तो मतलब ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। According to Professor Friedman, suppressed inflation is dangerous than the open। under the suppressed inflation price mechanism become inoperative हो जाता है। Economists like Milton Friedman and the Halm are of the opinion that open inflation is more appropriate होता है than the suppressed inflation। It is so because under the suppressed inflation due to rationing, क्योंकि suppressed inflation के अंदर rationing होने से या प्राइस के ऊपर कंट्रोल होने से लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केट करेंगे, करप्शन करेंगे एंड ब्राइबरी क्रॉप अप मतलब पैदा हो जाएंगी एंड रिसोर्सेज जो है वो उनका इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो आज गवर्नमेंट बोल दे कि रेट कम करो, तो आप भी अगर मान लो ट्रेडर, तो आप खुद क्या करोगे, क्या आप सस्ते दाम पे सामान को आगे बेचोगे, या आप ये सोचोगे यार गवर्नमेंट तो 6 महीने के लिए रेट कम करवा रही है, छोड़ो 6 महीने स्टॉक करके रख लो, जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो फिर आप मार्केट रेट के ऊपर उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सप्रेस इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो कंट्री के अंदर जो है वो दिक्कतें ज्यादा अराइज होती है। बट स्टिल अगर पेपर के अंदर आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्रेस, तो आप क्या बोलोगे, ओपन के अंदर गवर्नमेंट कोई भी जो है वो बीच में इंटरफेयर नहीं करती है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, बट सप्रेस इन्फ्लेशन के अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इंटरफेयर करती है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन जो है यहां पे 3 तरह की। सबसे पहला वॉर टाइम। देखिए जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में झगड़ा हो गया, वॉर हो गया, ठीक है, वॉर छिड़ गई है, युद्ध हो गया, तो उसके अंदर जो आर्मी होती है ना, उसको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री के अंदर जो रिसोर्स है उसका मेजर हिस्सा खुद ही परचेज कर लेती है। तो आम जनता के लिए क्या बचा, सब थोड़ा ही बचा। अब जब थोड़ा बचा, डिमांड ज्यादा है, तो नेचुरल बात है रेट जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो वहां पे रेट का बढ़ना उसको बोलते हैं वॉर टाइम इन्फ्लेशन। मैं इसको समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कंट्री के अंदर जो है वो 100 यूनिट बनती थी पहले, ओके, और 100 में 30 जाती थी किसको, आर्मी को, डिफेंस को, और 70 जाती थी किसको, पीपल्स को, मतलब और लोगों का और आर्मी दोनों का कोटा पूरा हो जाता था। अब झगड़ा हो गया, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हो गया, ओके, तो अब 100 में से इंडियन आर्मी बोली हमको चाहिए 50,
हमको कितना चाहिए? 50 चाहिए। हमको तो 50 चाहिए क्योंकि झगड़ा है, तो हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, हमको ज्यादा खाना चाहिए, तो हमको ज्यादा दो। ओके, और बाकी अब प्रोडक्शन तो अभी भी 100 का ही हुआ। अब ये बताइए आम जनता के लिए कितना बचा? 50। लेने वाले कितने थे? 70, और बचा कितना है? सिर्फ 50। तो बताइए अब क्या होगा? अब अगर आप एक दुकानदार हो, आपके पास सामान तो 50 यूनिट पड़ी है, जबकि लेने वाले लोग 70 आ जाए, तो क्या आपके भाव बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। और आपके भाव बढ़ेंगे तो आप कीमतें बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? आप क्या बोलोगे? भाई जो ज्यादा कीमत देगा मैं तो उसको दूंगा। तो यहां पे ये जो रेट आपने बढ़ा दिए, यहां जो रेट बढ़ेंगे इस सिचुएशन के अंदर, इसको बोलता है वॉर टाइम इन्फ्लेशन। पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू मीट द वॉर एक्सपेंस, वॉर के खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इंक्रीज करते सप्लाई ऑफ मनी, या लार्ज प्रोपोर्शन जो होता है प्रोडक्शन का इज बॉट अप बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट खुद ही जो है वो प्रोडक्शन का मेजर हिस्सा खुद ही परचेज कर लेती है, और रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शन जो प्रोडक्शन का है वो अवेलेबल होता है किसको? आम जनता को। एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से प्राइसेस बिगिन टू शूट अप, और प्राइसेस लगातार क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। तो दस इन्फ्लेशन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर इज कॉल्ड वॉर टाइम इन्फ्लेशन। तो झगड़े के दौरान जो इन्फ्लेशन अराइज होता है इकोनॉमी के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वॉर टाइम इन्फ्लेशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन कौन सा होता है? देखिए जब झगड़ा हो गया, अब झगड़ा तो खत्म हो गया, झगड़ा खत्म होने के बाद में अब गवर्नमेंट जो है वो देश को संभालती है। पहले तो हम गवर्नमेंट बॉर्डर पे चली गई और बॉर्डर को संभाली थी। अब जब झगड़ा हो गया, हमने पाकिस्तानियों को मारा पीटा भगा दिया उनको यहां से, अब उसके बाद गवर्नमेंट आई, अब गवर्नमेंट बोलिए भाई आम जनता का भी हालचाल पूछ लो। अब यहां पे जब झगड़ा हुआ तो कई बार क्या होता है कि मान लो उन्होंने हमको यहाँ पे कुछ बम फेंक दिए, तो हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नष्ट हो गई है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर खर्चा करेगी, उनको सही करेगी। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है तो लोगों की इनकम ज्यादा होगी, लोगों की इनकम ज्यादा होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरल बात है प्राइसेस भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। पढ़ते हैं, टेंडेंसी ऑफ द इन्फ्लेशन परसिस्ट, इन्फ्लेशन की टेंडेंसी परसिस्ट करती है इवन आफ्टर द वॉर, झगड़े के बाद भी जो है वो आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, मेनली ड्यू टू टू रीजन, दो रीजन की वजह से। पहला, फर्स्टली गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड, ध्यान से समझना, पहला जो रीजन है वो क्या है? गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑन द रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी लाइक ब्रिजेस, रेलवे लाइन, शिप, मशीन एक्सेट्रा। एक तो गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है, वो ये बोलता है कि एक आदमी का खर्चा दूसरे की क्या होती है? इनकम। अब एक बात देखिए, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंस है तो पब्लिक की क्या होगी? इनकम। पब्लिक की अगर इनकम होगी तो नेचुरल बात है पब्लिक की जो परचेजिंग पावर है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो नेचुरल बात है पब्लिक जो है वो डिमांड क्या करेगी? बढ़ाएगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई सेम है तो नेचुरल बात है प्राइस जो है वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो इसी को बोलते हैं पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। तो एक तो रीजन ये हो गया कि गवर्नमेंट रिपेयर के ऊपर खर्चा ज्यादा करेगी अर्थव्यवस्था में, तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और दूसरा रीजन ये है टैक्सेस जो हमने लगाए थे झगड़े के दौरान, उनको अब गवर्नमेंट क्या कर देगी? हटा देगी, या गवर्नमेंट ने पब्लिक से जो लोन लिया था झगड़े के दौरान उनको गवर्नमेंट अब क्या करेगी? रिफंड करेगी, जिससे लोगों की क्या होगी? इनकम बढ़ जाएगी, और अगर इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फिर क्या होगा बताओ? तो वो डिमांड करेंगे तो प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। और एक और है जिसको बोलते हैं पीस टाइम इन्फ्लेशन। अब ये क्या होता है? पीस टाइम, अंडर डेवलप जो कंट्री होती है ना, मतलब जो गरीब नेशंस हैं, ठीक है, जो अभी डेवलपिंग की स्टेज में है या डेवलपमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, तो वहां पे गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग को अडॉप्ट करती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो खर्चा जो है ना वो क्या करती है? ज्यादा, और गवर्नमेंट की जो इनकम है वो क्या होती है? कम। अब जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी तो आपको मालूम है क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा लोगों की होगी इनकम। कैसे? गवर्नमेंट खर्चा कर रही है पुल बनाने के लिए, अब पुल बनाएगा कौन? ये बताइए सर। कंस्ट्रक्टर बनाएगा, मजदूर बनाएंगे, तो गवर्नमेंट पेमेंट करेगी किसको? मजदूरों को। गवर्नमेंट का खर्चा क्या, लेकिन मजदूरों की क्या होगी? इनकम। मजदूर की इनकम है तो मजदूर से इनकम मिलने पर मजदूर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो नेचुरल बात है डिमांड भी बढ़ेगा और रेट क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो पीस टाइम इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है? जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, मतलब जो गरीब नेशन है, इट नीड लार्ज रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, उनको जो है वो क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट में रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, किसके लिए? फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। इन ऑर्डर टू मोबिलाइज द रिसोर्स को इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट रिसोर्ट करती है डेफिसिट फाइनेंसिंग को, जिससे अंदर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है और गवर्नमेंट की रिसीट क्या होती है? कम होती है। इट लेट्स टू राइज इन प्राइस विच इज पॉपुलरली नोन एज द पीस टाइम इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से कीमतें क्या होती हैं? बढ़ती हैं। इसके पीछे का रीजन आपको मैंने बता दिया। गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा, पब्लिक की इनकम ज्यादा, पब्लिक की इनकम अगर ज्यादा होगी तो पब्लिक की परचेजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। पब्लिक की परचेजिंग पावर अगर ज्यादा है तो पब्लिक जो है वो डिमांड क्या करेगी? ज्यादा, और अगर डिमांड ज्यादा है तो उसके कोरस्पोंडिंग जो प्राइस है वो भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे।
ये बात समझ में आ रही है क्या? इसको बोलते हैं पीस टाइम इन्फ्लेशन। पीस टाइम इन्फ्लेशन में एक मेन बात है वो ध्यान रखना, वो है अंडर डेवलप कंट्री वाला, कि अंडर डेवलप कंट्री को लार्ज रिसोर्स चाहिए होती है डेवलपमेंट पर्पस के लिए, इसीलिए अंडर डेवलप कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो खर्चा ज्यादा करती है, तो वहां पे उस खर्चे के दौरान डेफिसिट फाइनेंसिंग को हम अडॉप्ट करते हैं और जिससे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। चलो जी आगे, इसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेस पर जो है इन्फ्लेशन को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसको बोलते हैं लो इन्फ्लेशन। इसके अंदर जो है वो रेट बढ़ते हैं लेकिन बहुत ही खिसक के घिसड़ के रेट बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं क्रीपिंग, मतलब रेंग के जो है वो रेट बढ़ते हैं। तो यहां पे जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जनरली जो रहेगा उसके जो वो सिंगल डिजिट के अंदर रहते हैं, जैसे 1%, 1.5%, 2%, 3%, जैसे अपने इंडिया के अंदर भी 5% का लगभग जो रेट चल रहा है वो सब, ठीक है। तो जनरली इसकी रेंज जो है वो कितनी है? सिंगल डिजिट पढ़ते हैं। इट रेफर टू दैट इन्फ्लेशन वेयर इन प्राइस राइज वेरी स्लोली, जब कीमत जो है बहुत ही आराम से बढ़ती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सच एन इन्फ्लेशन इज नॉट डिट्रीमेंटल टू द इकोनॉमी। ये जो इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी के लिए जो है वो डिट्रीमेंटल की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब जो है वो क्या होता है? नुकसान वाला। क्या? नुकसान वाला। ये जो है वो नुकसान वाला नहीं होता, क्योंकि कंट्री को सरवाइव करने के लिए रेट को थोड़ा तो बढ़ाना चाहिए भी। सच एन इन्फ्लेशन इज नॉट डिट्रीमेंटल टू द इकोनॉमी, इट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल, ये सिर्फ फायदेमंद नहीं है बल्कि इट इज ऑल्सो कंसिडर असेंशियल, जबकि जरूरी भी है कि रेट तो हमेशा बढ़ने चाहिए, क्योंकि जनरली वक्त के हिसाब से पैसे की परचेजिंग पावर क्या होती है? कम होती है, तो इसीलिए सामान का जो रेट है वो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन आना चाहिए। सम इकोनॉमिस्ट्स आर एट द पॉइंट व्यू दैट 3% राइज इन द प्राइस कैन बी कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जनरली 3% का अगर मान लीजिए राइज इन प्राइस चले तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब जो है बेसिकली क्या है कि जब अपनी इकोनॉमी के अंदर जो है कीमतें क्या हो रही हैं? धीरे बढ़ तो रही है लेकिन बहुत ही धीरे सिंगल डिजिट के अंदर जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं, ठीक है, धीरे बढ़ रही हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? क्रीपिंग। जब ये जो धीरे थोड़ी सी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए कीमतें, उसको बोलते हैं वॉकिंग। पहले तो अब बच्चा जो है वो पहले क्या होता है? बच्चा पहले रेंग के चलता है, घिसड़ता, उसके बच्चा जब चलना सीख जाए तो फिर दौड़ना शुरू करेगा, तो वॉकिंग के अंदर बच्चा चल रहा है। तो मतलब यहां पे इन्फ्लेशन जो है वो है थोड़ा क्रीपिंग से थोड़ी ज्यादा अमाउंट से पढ़ते हैं। When price rise become intense हो जाए and the quantum of inflation gain momentum, it is called the walking inflation. When over a decade 10 सालों में प्राइस जो है वो 30 से 40% बढ़ जाए, जब 10 सालों में जो प्राइस है वो 30 से 40% क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे पहले 10 साल पहले कोई सामान 10 रुपए का था और आज वो सामान जो है वो 14 रुपए का हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया? सर 40% राइज हो गया, 40% बढ़ गया ना जी, तो इसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद आएगा रनिंग की बात करूं, रनिंग को हम बोलते हैं गैलोपिंग। क्या बोलते हैं? गैलोपिंग। या इसका एक और नाम जो है वो है होपिंग या जंपिंग या रन अवे इन्फ्लेशन। इसके अंदर जो रेंज रहती है वो जनरली क्या रहेगी? डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे एक ही साल के अंदर अगर मान लो 100% से रेट बढ़ जाए, डबल हो जाए, एक साल पहले कुछ था 100 रुपए था और आज 200 रुपए हो गया, एक साल के बाद 200 हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। चलिए पढ़ते हैं। व्हेन देयर इज ए रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, इट इज कॉल्ड एज द रनिंग इन्फ्लेशन। इन दिस केस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिटवीन 80 एंड 100% ओवर ए ईयर। एक साल के अंदर रेट जो है वो 80% से जो है वो 100% के बीच में क्या होते हैं? बढ़ते हैं एक साल में, तो उसको बोलते हैं रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। सच एन इन्फ्लेशन हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मिडिल एंड द पुअर क्लास। ये डिस्करेज करता है सेविंग को। सच ए सिचुएशन वारंट स्ट्रिंजेंट मेजर टू कर्ब द इन्फ्लेशन। अगर ऐसा इन्फ्लेशन इकोनॉमी में पाया जाता है तो उसको कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए जो है वो कठोर कानून जो है वो अपने को बनाना चाहिए। इसके बाद आएगा कौन सा? हाइपर इन्फ्लेशन, लार्ज या एसिलरेटिंग। ये कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर था तो जर्मनी के अंदर देखने को मिला ये। इसके अंदर जब रेट जो है वो मिलियंस के अंदर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपर इन्फ्लेशन। इट रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज एट एन अनएक्सपेक्टेड रेट। जब कीमतें अनएक्सपेक्टेड रेट से बढ़ती हैं तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। दिस इज एन एस्केलेशन ऑफ द प्राइस राइज। दिस इज कॉल्ड हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर ऑफ इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर ऑफ इन्फ्लेशन। यहां पे इसको लार्ज या एसिलेटिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इट पुट द एंटायर इकोनॉमी आउट ऑफ गियर। इट वाज दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दैट वाज विटनेस्ड इन जर्मनी आफ्टर 1932 and which made the people lose all the confidence in the German currency. At one time prices rose 1 million time over a period of 1 year. जब एक ही साल में 1 मिलियन टाइम से कीमतें जो है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपर इन्फ्लेशन। तो रेट के हिसाब से इन्फ्लेशन को हमने पढ़ा। एक था आपका क्रीपिंग, फिर था आपका वॉकिंग, फिर था आपका गैलोपिंग और फिर कौन सा आपका? हाइपर। चलो जी
अब आगे आते हैं। अगला आएगा जी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, स्कोप के बेस पर। सबसे पहला सेक्टर और स्पोरेडिक। सेक्टर और स्पोरेडिक कौन सा होता है? जब कीमतें बढ़ रही है लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ रही हैं, बाकी सब सेक्टर के अंदर रेट जो है वो नॉर्मली चल रहे हैं, लेकिन जैसे ऑटोमोबाइल के अंदर रेट जो है वो लगातार क्या हो गए, बढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, पिछले नवंबर के अंदर मैं मेरे फादर के लिए बाइक लेके आया, और वो बाइक में लेके आया 1,94,000 रुपए की बुलेट की जो मिटियोर है वो मैं लेके आया, ठीक है, रॉयल एनफील्ड की मिटियोर ये लेके आया मैं। और मैंने अब ये जो नवंबर अभी गया इसके अंदर मैंने उसके रेट पूछे, तो इसी मिटियोर के रेट जो है वो हो गए 2,46,000 रुपए। बताइए, बाकी जगह पे मैंने और चीजें की अगर मैं बात करता हूं, मान लो जैसे मैं कपड़ों की बात करता हूं, पहले भी एक जींस मान लो 1,600 रुपए की थी और आज लगभग 1,600 या 1,650 की है, लेकिन यहां पे रेट देखो कितना बढ़ गया। जब यहां पे देखो आपका क्लोथिंग के अंदर रेट जो है वो नहीं बढ़ा, मान लीजिए आपका जो गेहूं है उसके अंदर भी रेट आपका नहीं बढ़ा, लेकिन यहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर रेट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं सेक्टरल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। वेयर इन्फ्लेशन अफेक्ट ओनली पर्टिकुलर पार्ट, जब इन्फ्लेशन जो है वो अफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री को, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेक्टरल या फिर स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करे, मतलब इकोनॉमी के अंदर आने वाले सभी जो गुड्स है उन सबके रेट जो है वो लगातार क्या बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? व्हेन इन्फ्लेशन इज नॉट कन्फाइंड टू अ गिवन पार्ट ऑफ द कंट्री और अ फ्यू गुड्स बट एनगल्फ द एंटायर कंट्री एंड ऑल द गुड्स। मतलब फ्यू पार्ट्स पे नहीं, पूरी कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री पे फैल गया, और सभी और कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स बनते हैं सभी के रेट लगातार जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। चलो जी आगे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। प्रोसेस के बेस पर जो है वो क्या है, सबसे पहला वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? देखिए कुछ ना हमारे भी यहां पे ना ट्रेड यूनियंस होती हैं या लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिसको जनरली हम लोग कई बार बोलते हैं ट्रेड यूनियन। ओके, अब ये ट्रेड यूनियन जो है, ये एम्प्लॉय यूनियन जो है वो बनी हुई है। मान लीजिए मैं यहां बोलता हूं आपका एम्प्लॉयज की यूनियन है, ठीक है। अब ये एम्प्लॉयज की यूनियन कुछ बनी हुई थी, और ये एम्प्लॉय की यूनियन ने जो है वो कंपनी वालों के ऊपर प्रभाव डाला कि भाई सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ जी। अब कंपनी वाले बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने सैलरी को जो है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब सैलरी अगर बढ़ाया तो लेबर, पहले ये बताइए लेबर क्या रिसोर्स है? हाँ जी, लेबर क्या कंपनी के लिए कॉस्ट होती है? हाँ जी होती है। और अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो नेचुरल बात है कंपनी अपने पॉकेट से बियर करेगी, कस्टमर से लेगी? सर कस्टमर से कैसे लेगी? रेट को वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी। हाँ जी सर, रेट को बढ़ाएंगे। तो वो जो इन्फ्लेशन आया, वो जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया, किसके कारण आया? वेजेस के कारण आया, क्योंकि हमको जो है वो क्या करना पड़ेगा, मजदूरी की रेट बढ़ानी पड़ गई, उसको बोलते हैं वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। पढ़ते हैं, पावरफुल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होती है किसके मुकाबले में? एम्प्लॉयर्स के मुकाबले में। एम्प्लॉयर के पास बेचारों पे बार्गेनिंग पावर नहीं है, बट ट्रेड यूनियन के पास में बहुत होती है। दे सक्सीड इन गेटिंग देयर वेज इंक्रीज, वो सक्सेस उनको मिलती है क्या करने में, अपनी वेजेस को बढ़ाने में। दिस रिजल्ट इनटू हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर वेजेस बढ़ेंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ेगी, एंड इंक्रीज द प्राइस। सच ए राइज इन द प्राइस इज कॉल्ड वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। ये जो लगातार कीमत जो आपकी बढ़ रही है, किसके कारण कीमत बढ़ी? वेजेस के कारण, तो इसको बोलते हैं वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अच्छा जी आगे, फिर है प्रॉफिट इंड्यूस और मार्कअप इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, कॉस्ट के ऊपर एक मार्कअप डाल देती है। जैसे मान लो वो बोलते हैं हम तो 30% प्रॉफिट कमाएंगे। अगर सामान 100 रुपए का बना तो 100 रुपए पे 30 कितना हो गया? 30 रुपए। हम 130 का जो है वो सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो क्या करते हैं, मार्कअप हाई रखती हैं। अब जितना मार्कअप हाई होगा तो नेचुरल बात है, ये 30 की जगह अगर ये 60 कर दें, 60%, तो बताइए कितना हो जाएगा? 60। सामान अब कितने का हो जाएगा? 160 का हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, जब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट इंड्यूस या मार्कअप इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, जब कंपनी जो है अपने मार्कअप को, प्रॉफिट परसेंटेज को जो है वो क्या कर ले, बढ़ा ले, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट इंड्यूस और मार्कअप इन्फ्लेशन। इन द डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका एक्सेट्रा, big company while fixing the price of their commodity add a given percentage of profit to the cost. This act is called markup. इसको बोलते हैं हम लोग क्या, markup. These companies keep the markup quite high. ये जो कंपनी है वो मार्कअप बहुत ही क्या रखती है, हाई रखती है। Consequently, prices of the commodity rise very high and inflation take place. Such an inflation is known as markup inflation. ठीक है जी। इसके बाद है डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। अगर डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, खर्चा ज्यादा करे। जब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग अडॉप्ट करती है, मतलब जब गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, अपना
एक्सपेंस ज्यादा करे और गवर्नमेंट की इनकम जो है वो क्या हो, कम। अब जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी तो नेचुरल पता है इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो जिससे जो है वो क्या होगा, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई जो है ना, मनी सप्लाई कंट्री के अंदर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। पढ़ते हैं, सच एन इन्फ्लेशन इज द आउटकम, ये जो इन्फ्लेशन है वो आउटकम है किसका, डेफिसिट फाइनेंसिंग का बाय द गवर्नमेंट। इट टेक प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। ये जो इन्फ्लेशन आपको पाया जाता है किस वजह से, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द वेक ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग विदाउट एनी कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसको बोलते हैं डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने खर्चे को ज्यादा करती है, जिससे मनी सप्लाई कंट्री में बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा और लोग जो है डिमांड ज्यादा करेंगे तो रेट ज्यादा हो जाएंगे। आगे एक लास्ट इसके अंदर जो है वो है डेट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या है, ये एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन है, ये बहुत ही रेयर एंड रेयर देखने को मिलती है। इसके अंदर एक तरफ तो प्रोडक्शन आपका डाउन हो रहा है, प्रोडक्शन लगातार कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, कम। अब देखो अगर गुड्स बनी नहीं रही है, प्रोडक्शन लगातार कम हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी लगातार क्या है, कम है, डिमांड भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है। अब अगर प्रोडक्शन कम होगा तो आप खुद बताइए क्या होगा सर, अगर प्रोडक्शन कम होगा, अगर प्रोडक्शन कम है तो सर एक बात सोचने की है, प्रोडक्शन के कम होने पर सर हम जब सामान बनाएंगे नहीं तो नेचुरल बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा सर, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लोगों का रोजगार छिन जाएगा, क्योंकि जब काम ही नहीं होगा कंपनी के अंदर तो क्या कंपनी जो है वो खाली बिठा के पैसा देगी, नहीं, कंपनी क्या करेगी, एम्प्लॉय को निकाल देगी। हाँ जी, तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा जी। हो क्या रहा है, प्रोडक्शन लगातार डाउन, डिमांड भी लगातार डाउन, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो लाजमी भी है, अगर प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो रहा है तो नेचुरल बात है कि बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी, जिसकी वजह से दूसरी तरफ जो है वो क्या है, जो कीमतें हैं वो लगातार क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। खाने के वांदे हो गए, नौकरी चली गई, सब कुछ चला गया, पैसा है नहीं गोज के अंदर, मतलब पॉकेट के अंदर पैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ रेट लगातार बढ़ रहे हैं। कितना बुरा सिचुएशन हो गया, एक तरफ इनकम कम हो गई है, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत खतरनाक चीज हो गई है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है इकोनॉमी के अंदर जब प्रोडक्शन जो है लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो है वो जो आपका प्राइसेस है वो लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैगफ्लेशन। क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। पढ़ते हैं, इन द पोस्ट 1970 ए न्यू काइंड ऑफ सिचुएशन अरोज इन द डेवलपमेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दिस कंट्री ऑन वन हैंड, इन कंट्री में एक तो विटनेस देखा गया, मतलब एक चीज देखी गई क्या, फॉल इन प्रोडक्शन लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी ड्यू टू फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड देयर वाज शार्प राइज इन प्राइस, लेकिन दूसरी तरफ जो है कीमतें लगातार जो है वो क्या हो रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन बेसिकली क्या है बताइए सर, अगर स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या, प्रोडक्शन लगातार डाउन, एग्रीगेट डिमांड लगातार डाउन, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन दूसरे हैंड पे जो है वो क्या हुआ, कीमत लगातार क्या हो रही है, उनमें शार्प इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैगफ्लेशन। समझ रहे हो, हाँ जी सर, ये हमारे टाइप थे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें और हैं, ठीक है, जो अपने बुक के अंदर नहीं है, वो मैं आपको करवाता हूं और इसका पीडीएफ में डाल दूंगा। तो अब जो भी मैं कुछ फालतू करवाऊंगा ना, जो एक्स्ट्रा हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ करवाऊंगा, तो उसका पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है हम डाल देते हैं वहां पे। ओके, चलो मैं करवाता हूं क्या क्या है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें और देखते हैं, ये देखो क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है ये बताइए एक बार क्या होता है। देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर हम बेसिकली करते क्या हैं, समझिएगा बात को। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब डिमांड आपकी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है। पहले 100 यूनिट की डिमांड थी और 100 ही यूनिट की सप्लाई थी। सप्लाई आज भी 100 यूनिट की है, लेकिन डिमांड 100 की जगह जो है वो कितनी होगी, 150 की हो गई। अब बताइए क्या होगा सर, सामान तो 100 ही पड़ा लेकिन खरीदने वाले लोग जो है वो कितने हो गए, 150 आ गए। तो यहां पे नेचुरल बात है कि अब क्या होगा, कीमत बढ़ाएंगे। तो यहां पे जो कीमत बढ़ रही है इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो मैंने यहां पे बना के भी दिखाया, देखो
समझना बात को। मैंने यहां पे क्या बनाया, देखो पहले ये था, ये आपकी डिमांड थी और ये आपकी सप्लाई थी, यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये कीमत थी। अब सप्लाई तो अभी भी सेम है लेकिन डिमांड बढ़ गई, डिमांड डी से D1 हो गई है। जब डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरल बात है ये इंटरसेक्ट यहां पे करेगा, हाँ जी। तो अब कीमत जो है वो पी की जगह क्या होगी, OP से ये कीमत बढ़ के जो है वो होगी OP1। तो अब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, ए मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई में क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए, इट पुल अप द प्राइसेस। इधर द डिमांड इंक्रीज, या तो डिमांड बढ़ जाए सेम लेवल ऑफ सप्लाई पे, या फिर सप्लाई घट जाए, डिमांड सेम है लेकिन सप्लाई डाउन होगी, तो भी आपके जो है आपकी इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। चलो जी, एक होता है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या होता है, जब इनपुट का जो प्राइस है वो लगातार क्या हो जाए, बढ़ता रहे। मतलब ये है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए। अब कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो बताइए क्या होगा सर, अगर लागत बढ़ेगी तो नेचुरल बात है हम गुड्स का जो रेट है, प्राइस है, उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, हाँ जी। और अगर प्राइस बढ़ेगा तो नेचुरल बात है इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं कोस्ट पुश। ये क्या है, एन इंक्रीज इन द फैक्टर इनपुट कॉस्ट। जब आपके फैक्टर की जो इनपुट कॉस्ट है जब वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इट पुशेस अप द प्राइस। तो वो प्राइसेस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। द प्राइस राइज विच इज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तीसरा जो है वो कौन सा है, बोटल नेक। अगर बोटल नेक की बात करता हूं तो ये क्या होता है बोटल नेक में, दिस इन्फ्लेशन टेक प्लेस व्हेन द सप्लाई फॉल ड्रास्टिकली। जब सप्लाई लगातार क्या हो जाए, गिर जाए, डिमांड सेम है लेकिन सप्लाई गिरने शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोटल नेक इन्फ्लेशन। पढ़ेंगे, दिस इन्फ्लेशन टेक प्लेस व्हेन द सप्लाई फॉल ड्रास्टिकली। जब सप्लाई लगातार क्या हो रही है, गिर रही है, एंड डिमांड रिमेन्स एट द सेम लेवल। और डिमांड जो है वो सेम लेवल के ऊपर है, डिमांड सेम है लेकिन सप्लाई गिर गई। अब देखो अगर सप्लाई गिरेगी तो नया सप्लाई कर्व जो है ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर आएगा तो नेचुरल बात है उसको डिमांड कर्व को ऊपर इंटरसेक्ट करेगा और कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको बोलता है बोटल नेक इन्फ्लेशन। एक होता है कोर इन्फ्लेशन। ये क्या है, इसको समझना। दी नोमेनक्लेचर, ये जो कोर इन्फ्लेशन जो वर्ड है ये बेस है किसके ऊपर, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस व्हाइल कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन। जब आप इन्फ्लेशन को कंप्यूट करते हैं तो ऐसा नहीं किसी एक गुड्स को लेके चलते हैं, आप कई सारी नंबर्स गुड्स को लेके चलते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, उसके बेस पर देखते हैं कि कंट्री के अंदर रेट बढ़ा या रेट कम हुआ। तो कोर इन्फ्लेशन के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम यहां पे बेसिकली पॉपुलर इन द वेस्टर्न इकोनॉमीज, कोर इन्फ्लेशन शोज प्राइस राइज इन ऑल द गुड्स एंड सर्विस एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड। ये बोलता है कि हम लोग कोर इन्फ्लेशन नापेंगे, जब कोर इन्फ्लेशन के लिए हम गुड्स लेंगे तो उसके अंदर एनर्जी और फूड आर्टिकल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इंडिया में लेकिन जब हमने कोर इन्फ्लेशन को नापा पहली बार सन 2000-2001 के अंदर, तो हमने कोर इन्फ्लेशन के अंदर जो है हमने तो ये माना, क्योंकि अपने यहां पे महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी वो तो हम किससे देखते हैं, जनरली एनर्जी से ही देखते हैं। जनरली हम ये देखते हैं बिजली के रेट बढ़े नहीं बढ़े, जनरली देख रहे हैं फूड ग्रेन के रेट बढ़े या नहीं बढ़े, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि महंगाई बढ़ी है या नहीं। आप घर में भी देखो, हम आप देखा होगा, पेरेंट्स बात करते हैं, अरे आज से 10 साल पहले आटा जो है वो 6 रुपए किलो बिकता था, आज वही आटा 30 रुपए किलो बिकना शुरू हो गया। अब ये क्या चीज है, ये बेसिकली फूड आर्टिकल की बात हो रही है ना, हाँ जी। और उसके बेस पर वो डिसीजन लेते हैं कि महंगाई क्या होगी, बढ़ गई है। तो यहां पे अब इंडिया की बात करते हैं, फर्स्ट यूज इन इंडिया इन 2000-2001, इट डज नॉट सूट आवर इन्फ्लेशन एनालिसिस इन द राइट सेंस बिकॉज प्राइसेस हैव डिपेंड मोर ऑन द, ये हमारे लिए सही नहीं था। क्यों, क्योंकि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन द फूड आर्टिकल एंड एनर्जी। फिर 2015-16 से एक नया कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो मेजर बाय इंडिया विच एक्सक्लूड, अब हम भी कोर इन्फ्लेशन ले आते हैं, लेकिन हम जब कोर इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो उसके अंदर फूड, फ्यूल, लाइट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इनको क्या करते हैं, हटाते हैं। इसके अलावा जो गुड्स बची हैं उनमें देखते हैं कितनी बढ़ोतरी, और उसकी वजह से बताते हैं कि अपने इंडिया में कोर इन्फ्लेशन बढ़ा या नहीं बढ़ा। ठीक है जी। एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप। ये क्या होता है, जब टोटल गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो क्या हो जाए, गवर्नमेंट की इनकम जो है वो तो कम है और गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो गया, वो जो गैप आ गया ना बीच में, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये क्या है, द एक्सेस ऑफ द टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग अबव द किससे, नेशनल इनकम। इनकम तो है 100 की और गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया 130 का, तो ये जो गैप आ गया ना कितने का, 30 का, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप जो है वो क्या होता है, जब ये उल्टा हो जाए। इसमें क्या, ए शो टू द टोटल स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है कितना, 100 का, जबकि इनकम गवर्नमेंट की कितनी है, 130 है। तो अब ये जो गैप है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिफ्लेशनरी गैप, या इसको आउटपुट गैप भी बोला जाता है। आगे एक होता है फिलिप कर्व। ये फिलिप्स कर्व जो है ये इन्फ्लेशन के अंदर इसको हम लेके आते हैं। ये क्या बेसिकली, ये ग्राफिक कर्व होता है जो एडवोकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बोलता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और इन्फ्लेशन के कम होने पर अनएम्प्लॉयमेंट
बढ़ेगी। तो इसको इंडिकेट करने के लिए जिस कर्व का हम सहारा लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिलिप कर्व। तो फिलिप कर्व क्या, इट इज ए ग्राफिक कर्व जो एडवोकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में इन द इकोनॉमी। एज पर द कर्व देयर इज ए ट्रेड ऑफ, इस कर्व के हिसाब से क्या है, ट्रेड ऑफ है, बोले तो अपोजिट रिलेशन है बिटवीन किस किस में, इन्फ्लेशन में एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। द कर्व सजेस्ट द लोअर द इन्फ्लेशन, जितना इन्फ्लेशन जो है वो क्या होगा, कम होगा, हाइयर द अनएम्प्लॉयमेंट, उतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, ज्यादा, और जितना इन्फ्लेशन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, उतनी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगी, कम होगी। इसको इंडिकेट करने के लिए जिस कर्व का हम लोग सहारा लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिलिप्स कर्व। ओके, हाँ जी। और एक लास्ट टर्म जो है वो है क्या, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज सिचुएशन ऑफन डेलिबरेटली बोट बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जब अपनी कंट्री से जो है अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना चाहती है, मतलब बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है, लोगों को रोजगार देना चाहती है, और डिमांड को क्या करना चाहती है, कंट्री के अंदर मांग को, एग्रीगेट डिमांड को जो है, एग्रीगेट डिमांड को गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, खर्चा ज्यादा करेगी। अब जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा करेगी तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम नया प्रोजेक्ट लगाएंगे, जो नए पुल बनाएंगे, नए पार्क बनाएंगे, नए नए डैम बनाएंगे, तो नेचुरल बात है वो बनेंगे कैसे, लोगों के द्वारा बनाए जाएंगे, तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो लोगों को जो रोजगार मिला उससे क्या हो गया, कंट्री के अंदर जो बेरोजगारी है वो क्या होगी, खत्म होगी, और डिमांड भी लगातार क्या होगी, बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन एक सिचुएशन है जो जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब क्या, जानबूझकर की जाती है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को और इंक्रीज करने के लिए डिमांड को, बाय गोइंग फॉर हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट गो फॉर हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट यहां पे क्या करती है, हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, टैक्स को कम करती है, इंटरेस्ट रेट में भी कमी करती है, ताकि लोगों की इनकम क्या हो, बढ़े, और कंट्री के अंदर डिमांड का पैटर्न ज्यादा हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेशन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। ओके, हाँ जी, लो जी, ये था हमारा आज का टॉपिक इन्फ्लेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसके अंदर आज हमने इन्फ्लेशन क्या होता है वो पढ़ा, इन्फ्लेशन के अलग अलग हमने टाइप पढ़ लिए। ओके, तो इन्फ्लेशन क्या, उसके टाइप क्या, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन का मेजरमेंट, जिसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे किसके बारे में, एक तो पढ़ेंगे हम WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, एक पढ़ेंगे CPI के बारे में, और एक पढ़ेंगे GDP डिफ्लेटर के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एक छोटी सी लेक्चर में बना के दूंगा आपको, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा टॉपिक क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, हाँ जी, चलो इतना कीजिए अभी आप। ओके, और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा, समझ में आया तो अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, और अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। ओके, और अगर आप भी एंटीनेट मैनेजमेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।